हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, हम हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति भाई राहुल सर में डेली करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर आते हैं, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट या उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं हमारी इस सीरीज़ में। तो जैसे कि आपको मालूम है, मेरा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम्स नीति के नाम से है। अगर आपने मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 19 जनवरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। हाल ही में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने वुमेंस आईपीएल के बारे में सुना होगा। तो इस वुमेंस आईपीएल की प्रसारण की बात की जाए, ये राइट्स किसको हासिल हुए हैं या वो कौन सा चैनल है जो वुमेंस आईपीएल के मैचेस दिखाने वाला है? विच कंपनी हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड द मीडिया राइट्स ऑफ द वुमेंस आईपीएल? हाल ही में किस कंपनी ने वीमेन आईपीएल के मीडिया राइट्स को हासिल किया है? तो आप ध्यान रखना, ये वो कंपनी है जिसका नाम है वायाकॉम 18। वायाकॉम 18 की बात की जाए तो ये एक नया चैनल है जिसके तहत हाल ही में अब जो भी वुमेंस आईपीएल है उसके संस्करण का यही प्रसारण करेगा। इससे रिलेटेड अगर हम लोग वायाकॉम और इस वुमेंस आईपीएल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने की कोशिश करें तो वो आप यहाँ पे इसे समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। वायाकॉम ने 951 करोड़ रुपए देकर अगले 5 वर्ष यानी 2023 से लेकर 27 के लिए वुमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स यानी टीवी और डिजिटल में हासिल कर लिया है। आप इसे टीवी पे भी देख सकते हैं और अगर हम बात करें डिजिटली यानी मोबाइल पर भी देख सकते हैं, जिसकी प्रति मैच मूल्य 7.09 करोड़ रुपए है। एक मैच की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो 7 करोड़ 9 लाख के करीब है। ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें 90,000 के करीब है। इन मीडिया राइट्स के ऑक्शन ग्लोबल राइट्स के लिए 3 कैटेगरीज लीनियर टीवी, डिजिटल और संयुक्त टीवी ने आयोजित किए थे। इस मीडिया राइट्स में एक ऑक्शन किया गया था और इस ऑक्शन के तहत वायाकॉम ने 951 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अगले 5 वर्ष के लिए इसके राइट्स को हासिल किया है। वीमेंस आईपीएल की बात करें तो ध्यान रखना, वीमेंस आईपीएल अगले 5 वर्षों में 5 टीमों के मिलाकर कुल 134 मैचेस होने वाले हैं। यानी ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें वुमेंस आईपीएल में कितनी टीमें होने वाली हैं तो अगले 5 वर्षों में इसमें 5 टीमें होने वाली हैं, जिनके द्वारा कुल अगर हम बात करें 134 मैचेस किए जाएंगे। इसके तहत पहले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 22 मैच कराए जाएंगे। यानी इस वुमेंस आईपीएल में अगर हम लोग बात करें तो कितने 22 मैचेस कराए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम्स में, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। वुमेंस आईपीएल का जो डिजिटल राइट्स है वो किसने? वायाकॉम ने खरीदा है। टीवी पे भी इसी के द्वारा, वायाकॉम 18 के द्वारा। तो भाई कैसे लग रहे हैं मेरे ये फैक्ट्स? ध्यान रखना, ये हम लोग आज की इस सीरीज़ में हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी जिसको नाम क्या दिया है इन्होंने? परख, ठीक है, परख को किसने अधिसूचित किया है? तो एनसीईआरटी के द्वारा हाल ही में परख को इसमें लिस्ट किया गया है। या ध्यान रखना, जिसके तहत ये भारत का स्वदेशी या स्वनिर्मित है। हु हैज़ नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट नेशनल वैल्यूएशन रेगुलेटर परख रिसेंटली? तो एनसीईआरटी के द्वारा इसको यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम बात करें इसका मूल्यांकन करने वाला ये एक यंत्र है, जिसके तहत अगर हम इसकी बात करें, अगर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानें एनसीईआरटी या इस हमारे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान के द्वारा जो इसकी परख का ये जो मानदंड है इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें तो पहले आप समझना यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रसिद्ध यानी जिसे हम एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं ने जनवरी 2023 में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया है, लिस्टेड किया है।
परख देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड, परख देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन हेतु मानदंड है, मानक और निर्देशक निर्धारित करने पर यह काम करेगा। परख का पूर्ण रूप परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ये तो ध्यान रखना। परख जो है ये पूर्ण रूप से वो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परख, इनके अप्रेजल, रिव्यू, एनालिस करने के कार्य के लिए यूज़ किया जाएगा। परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसमें एक मानक सेटिंग निकाय की परिकल्पना की गई है। निकाय नए नियम, अगर हम इसके नए नियम की बात करें, नए पैटर्न की बात करें, तो उसी पैटर्न के शोध के अंतर्गत इसको बनाया गया है। यानी ध्यान रखना, इसमें यह बहुत बड़ा सहयोग देगा। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हाल ही में अगर हम लोग बात करें, भारत का नया मूल्यांक नियामक या सूचकांक, इसको किसने सूचकांक किया है या इसका किसने लिस्टेड किया है, तो वो क्या है, परख को लिस्ट किसने किया है, NCERT ने। अब हम बढ़ते हैं हमारे अन्य यानी अगले क्वेश्चंस की ओर। हाल ही में बिहार के किस जिले में ASI द्वारा 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की गई है? तो अगर हम बात करें भारत का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट है आपका नालंदा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार 1200 years old miniature stoops have been discovered by ASI recently। तो हाल ही में वो राज्य कौन सा है, नालंदा राज्य के द्वारा या नालंदा राज्य में 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की गई है। जो किसके द्वारा, तो अगर हम लोग बात करें ध्यान रखना, ASI द्वारा, बिहार के ज़िले में ASI के द्वारा इसकी खोज की गई है। अब हम जानते हैं इस नालंदा और इस स्तूप से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। बिहार के नालंदा ज़िले में नालंदा महावीर के परिसर के भीतर भू निर्माण गतिविधियों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। स्तूप एक गोलार्ध की संरचना में बने हुए हैं जो बुद्ध के समाधि स्थल का प्रतीक हैं। पत्थरों का तराश कर बनाए गए हैं। स्तूपों में बुद्ध की आकृतियां भी बनाई गई हैं। तो अगर हम लोग बात करें, इस तरह से स्तूपों कि भारत में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में मन्नत के प्रसाद के रूप में लोकप्रिय थे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। हाल ही में वह कौन सा राज्य है जिस राज्य में 1200 साल पुराने स्तूपों की खोज की गई है, तो वो राज्य आपको याद रखना है, बिहार राज्य है। अगला क्वेश्चन हम इसी प्रकार से देखने वाले हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिप्टी NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the deputy NSA in the National Security Council secretaries recently? तो अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखना, पंकज कुमार सिंह को हाल ही में अगर हम लोग बात करें NSA नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, जो कि एक रिटायर्ड BSF हैं के DG हैं, डायरेक्टर जनरल। और इनके कार्यकाल को, जैसे कि ये रिटायर्ड होने के बाद इनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आइए जानते हैं इनसे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। हाल ही में पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है किसको? तो पंकज कुमार सिंह को। वह हैं कौन? तो आप समझना, वह राजस्थान के कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। वह 31 दिसंबर 2022 को BSF के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। 31 दिसंबर को ये रिटायर्ड हुए थे और अब उन्हें 2 सालों की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिप्टी NSA के रूप में नियुक्त किया
गया है। वह बीएसएफ के अलावा सीआरपीएफ में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल और असम की सीमाओं के मध्य में मवेशियों की तस्करी को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कैसी लग रही है आपको मेरी ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ, मेरे ये क्वेश्चंस? अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं। नए स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुपों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेशी नीति और सुरक्षा वार्ता का 5वां संस्करण सियोल में आयोजित किया गया? तो ध्यान रखना, हाल ही में अगर हम लोग बात करें दक्षिण कोरिया के सियोल में इसको आयोजित किया गया। सियोल दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो ध्यान रखना वह दूसरा कंट्री कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में 5वां संस्करण पूरा किया गया। इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हम यहाँ समझने वाले हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 5वीं विदेशी नीति और सुरक्षा वार्ता 17 जनवरी 2023 को संपन्न की गई। यह वार्ता सियोल में आयोजित की गई। 2 द्विदिवसीय वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के विभिन्न क्षेत्रों सहयोगों का गहरा करने का सहमत हुए। यानी हम सुरक्षा के क्षेत्र में उनसे वार्ता करने वाले थे और उसमें हमने कई सारी नीतियां, पॉलिसीज़ को भी अग्रसर किया। ठीक है, इन क्षेत्रों में व्यापार और निवेश, सुरक्षा और रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ सांस्कृतिक और लोगों से लोग का आदान प्रदान भी शामिल किया गया। यानी अब हमारी कंट्री से वहाँ पे लोग काम करने जाएंगे, वहाँ से यहाँ भी काम करने आ सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हम यहाँ इसमें लेकर आए हैं। ठीक है, तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में ये 5वीं विदेशी नीति सुरक्षा वार्ता संपन्न हुई, जो कि 2 दिवसीय थी, जो 17 जनवरी को संपन्न हुई। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम यहाँ जानने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक रोजगार की ग्रोथ कितनी प्रतिशत बढ़ने वाली है? तो अगर हम 2023 से संबंधित देखें तो यहाँ पे ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बताया गया है कि वर्ष 2023 में जो वैश्विक रोजगार की ग्रोथ है उसमें 1% की वृद्धि देखने को मिलने वाली है, और इसी का अनुमान ILO ने 2022 में 2% की वृद्धि के लिए लगाया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये है क्या? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आप ध्यान रखना है, ये 1919 में इस्टेब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थापित किया गया है। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और अन्य महत्वपूर्ण बातें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वैश्विक रोजगार की ग्रोथ में धीमापन आने की आशंका है, और इस वजह से इन्होंने 2023 में इसे घटाकर केवल 1% की ही संभावना जताई है, जबकि वर्ष 2022 में रोजगार ग्रोथ की 2% की रही थी। इसके बाद ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है वो यूपी स्टेट से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हो आप, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है स्पेशली यूपी के लिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल का महाकुंभ 2022-23 का दूसरा चरण शुरू किया गया है? तो हाल ही में आप ध्यान रखना, यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, यानी बस्ती जिला में उत्तर प्रदेश के सांसद खेल महाकुंभ 2022 और 23 का दूसरा चरण का शुभारंभ किया गया है। आइए अब हम जानते हैं इस खेल से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सांसद खेल महाकुंभ 2022 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। यानी इसका उद्घाटन PM मोदी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग के थ्रू किया। खेल महाकुंभ के तहत कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसे इंडोर और आउटडोर खेलों का इस महाकुंभ में आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा निबंध लेखन,
चित्रकला और रंगोली बनाने की भी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यानी कि कुल मिला जुलाकर यहाँ पे ध्यान रखना, यूपी के सांसद खेल महाकुंभ में हम हर तरीके की प्रतियोगिता देखने वाले हैं। ठीक है भाई, जिसके दूसरे चरण का उद्घाटन हमारे पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया, जो कि इन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसका उद्घाटन किया गया। ओके, तो दोस्तों ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये वीडियो आपको बतानी है मुझे कि भाई ये आपके लिए यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में या फेसबुक में ज़रूर शेयर करना, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। ठीक है भाई, ताकि मुझे एक अंदर से प्रोत्साहन मिले और मैं अपनी इस लाइव सेशंस को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूं, और जल्द से जल्द मेरे को आप 1000 सब्सक्राइबर तक ले चल के पहुँचाओ। और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी आप लोगों की ही है। वो तब होगी जब आप दूसरों को शेयर करोगे वीडियो, दूसरों से सब्सक्राइब करवाओगे। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं इसमें और भी कई सारे लाइव वीडियोज़ लेकर आऊँगा। फ़िलहाल मैं उस लाइव के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि इसी वजह से मैं इसमें प्रीमियर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। तो ये प्रीमियर वीडियोज़ आनी बंद हो जाएगी और फिर हम लाइव वीडियोज़ लेकर आएंगे, जिसमें और भी अन्य सब्जेक्ट्स इसमें कवर अप करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स, जीएस को हम पूरी कंप्लीट तरीके से समझेंगे, करंट अफेयर्स को पूरी कंप्लीट तरीके से समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये हमारा आज का सेशन था। और आप मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर के नाम से, और आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना, जो कि एग्ज़ाम्स नीति के नाम से है, एग्ज़ाम्स नीति के नाम से है। जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ये मेरे पुराने स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है भाई, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम विदाई लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन के साथ हम बहुत जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।